Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the unit number 10. It covers trial balance, rectification of errors, adjusting and closing entry. इसमें मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितने टाइप के होते हैं और उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें जानेंगे. सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है. तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसको बनाते हैं हम कैसे. सबसे पहले तो किसी भी बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, खरीद बिक्री किए जाते हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शन जो होती है उसकी सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं. उसके बाद हम ये जनरल एंट्री करने का मतलब कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग, और इसके प्रोसेस को हम लोग जर्नलाइजिंग बोलते हैं. उसके बाद हम लोग को जब भी लेज़र अकाउंट बनाते हैं तो इसमें जब भी जनरल से लेज़र में एंट्री करते हैं तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं. एंड देन हम लेज़र एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है. सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट क्रिप बनाते हैं. उसके बाद P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. एंड देन हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट. ये पूरा प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का, जिससे हम अकाउंटिंग का प्रोसेस बोलते हैं. देन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में ये दिया है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ पे एरिक कोहलर के हिसाब से ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है और कार्टर के हिसाब से ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है. तो यहाँ पे कोहलर ने ये डिफ़ाइन किया है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर अकाउंट से लिए गए सारे ट्रांजैक्शंस के डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल होता है. और कार्टर ने ये बोला कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस के अलावा जो भी कैश इन हैंड है एंड बैंक बैलेंस जो भी है, कैश एट बैंक, उसका भी टोटल होता है ट्रायल बैलेंस. ये दोनों को मिला के एक सिंपल सा डेफिनेशन बनता है कि अ सिंपल डेफिनेशन कैन बी ड्रॉ. ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट. मतलब ये कोहलर एंड कार्टर ये दोनों को मिला के एक सिंपल डेफिनेशन बनता है. तो ये बताता है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें लेजर के सारे डेबिट एंड क्रेडिट प्लस कैश इन हैंड एंड बैंक में जो भी कैश है वो सबका पर्टिकुलर टोटल हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं. तो ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या है. सबसे पहला फीचर ये है कि यह लेजर से ड्रॉ किया जाता है और डेबिट और क्रेडिट का लिस्ट होता है. जो डेफिनेशन में मेंशन है वहीं आपका यहाँ पे फीचर में है. फिर सेकेंड फीचर ये कहता है कि इसमें कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस भी इंक्लूड किया जाता है. फिर थर्ड फीचर में आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका मेन पर्पस ट्रांजैक्शन के अर्थमेटिक एक्यूरेसी को रिकॉर्ड करना होता है. और देन फोर्थ है कि यह यूजुअली साल के अंत में प्रिपेयर किया जाता है, पर ज़रूरत पड़ने पे इसे कभी भी प्रिपेयर किया जा सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है. जब भी किसी भी बिजनेस मैन को या कंपनी को लगे कि मेरा सारे ट्रांजैक्शंस बराबर हो रहे हैं कि नहीं, तो वो इसे मंथली या क्वार्टरली या बोले तो हाफ ईयरली बेसिस पे प्रिपेयर कर सकता है. अदरवाइज इसे मोस्टली ईयरली बेसिस पे बनाया जाता है. फिफ्थ पॉइंट ये कहता है, पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि बिजनेसमैन को उनके बिजनेस में जितना पैसे आया या जो भी उन्होंने पेमेंट किया उसके बारे में ट्रायल बैलेंस से ही पता चलता है. एंड सिक्स पॉइंट एक्सप्लेन दैट यह फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. जैसे कि अभी हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने में ट्रायल बैलेंस का हेल्प लगता है. तो ये सबसे शुरुआत होता है जहाँ से हमें सारे डेटा मिलते हैं और सारे ट्रांजैक्शन के डेटा मिलते हैं, जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंपनी को बता सकते हैं. देन आता है टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो दो टाइप्स के होते हैं ट्रायल बैलेंस. पहला होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, जिसे टोटल ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है. सेकेंड है नेट ट्रायल बैलेंस, जिसे बैलेंस ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है. नेट और बैलेंस ट्रायल बैलेंस, और ग्रॉस को हम लोग टोटल ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. देन अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या होता है और नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है. जो भी लेज़र का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है सब टोटल यहाँ पे लिखा जाता है.
जबकि आप नेट ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस से ही प्रिपेयर किया जाता है। नाम से ही है कि नेट सजेस्ट करता है कि डिफरेंसेस को आप माइनस करिए और उसके बाद जो नेट अमाउंट आता है उससे आप प्रिपेयर करिए। तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस जनरली प्रैक्टिस में फॉलो नहीं किया जाता है, मोस्टली नेट ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर किया जाता है और प्रैक्टिस में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले है कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग स्टेज। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि टेक टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ईच लेजर अकाउंट। सारे लेजर अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आप लीजिए। देन टेक टोटल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश बुक शोइंग सेपरेटली कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। जो हम लोग जब भी कैश बुक बनाते हैं तो वहाँ पे सिंगल कॉलमनार, डबल कॉलमनार और 3 कॉलमनार हमने देखा था। सबसे पहले में कैश होता है, सेकेंड में आपका कैश एंड डिस्काउंट होता है, थर्ड में कैश, डिस्काउंट एंड बैंक अकाउंट होता है। तो सबके रिसीट साइड और पेमेंट साइड को लेना है। फिर राइट ऑल नेम ऑफ ऑल अकाउंट एज पर द लेजर एंड कैश। उसके हिसाब से आपको नाम लिखना होगा कि ये सपोज ये पर्सनल अकाउंट का है, किसी पर्सन का है। तो जैसे यहाँ भगवान दास, सबसे स्टार्टिंग में भगवान दास का अकाउंट है, भगवान दास का कैपिटल डाला, फिर ड्राइंग कितना किया, तो इस हिसाब से आपको नाम लिखना ज़रूरी है। इंटर द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल अगेंस्ट ईच आइटम। सारे आइटम के अगेंस्ट में कितना अमाउंट डेबिट है, कितना क्रेडिट है, वो लिखना ज़रूरी है। देन फाइनली टेक टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद टोटल कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा। देन यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है कि ये प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। भगवान दास का एक अकाउंट है, उस पर ये आपको ट्रायल बैलेंस उनके बिजनेस का आपको प्रिपेयर करना है। तो सिर्फ हम देखेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस का एंट्री से इतना क्वेश्चन नहीं आता है कि इसको आप डेटा एंट्री करके दिखाओ, तो हम लोग सिर्फ इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और उसके बाद दिया है नेट ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला है कि अगर भगवान दास का कैपिटल डेबिट में 10,000 है और 1,35,000 क्रेडिट, मतलब ये लाइबिलिटी साइड हो गया, ये असेट साइड हो गया आपका। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी असेट एंड एक्सपेंसेस है वो हमें डेबिट बैलेंस में दिखाना होता है और जितने भी इनकम्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो हमें क्रेडिट बैलेंस में दिखाना होता है। सो यहाँ पे असेट्स एंड एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड में डालेंगे। तो भगवान दास का 10,000 का डेबिट एंड 1,35,000 का क्रेडिट हो गया। इसी को जब आप नेट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप ये 10,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो 1,25,000 ही आप यहाँ पे क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि नेट अमाउंट दिखाइए, ग्रॉस नहीं। तो प्रैक्टिस में यही फॉलो किया जाता है। देन सेकेंड आ जाता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे निकाले हैं कंपनी से, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो यहाँ पे 25,000 का ड्राइंग है। सेम आप यहाँ भी देखेंगे 25,000 नेट ट्रायल बैलेंस में। देन 15,000 का स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 को स्टॉक का डेबिट किया आपने 15,000, तो वो भी 15,000 की एंट्री हो गई। देन आपका आता है परचेज, कुछ परचेज किया 1,90,000 का और आपका जो है 4,000 का कुछ क्रेडिट आया, तो आप इसका यहाँ पे नेट करेंगे और नेट करके यहाँ पे देखिए 1,86,000 आप नेट में दिखाएंगे, जबकि ग्रॉस में आपने टोटल दिखाया डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड में। तो ये सिर्फ डिफरेंस है समझने के लिए कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय क्या चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन है सेकेंड वन। इसमें हम लोग सिर्फ ये जान जाए कि ये जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखे हैं वो ट्रांजैक्शंस का नेचर क्या है, तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला तो हम देखेंगे कि इंद्र कुमार कैपिटल है। तो कैपिटल क्या होता है, ये एक लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड में ये एंट्री हो जाएगी 15,000। देखिए यहाँ लाइबिलिटी साइड में एंट्री हो गई। वैसे ही अगर हम सारे ट्रांजैक्शंस के नेचर को जान ले कि ये एक्सपेंसेस है, इनकम है, क्या है, उसके बाद ड्राइंग आपका एक एक्सपेंसेस हो जाता है। देन आपका आता है बैंक बैलेंस आपका एक असेट हो जाता है। देन आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने लोन लिया है ना, लोन लिया है तो लाइबिलिटी हो जाता है। देन बैंक डिस्काउंट अलाउ, आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो मतलब वो आपका एक्सपेंसेस हो गया और आपको डिस्काउंट मिला तो आपका इनकम हो गया, तो ये इनकम हो जाएगा। देन आपकी सैलरी, आपने सैलरी किसी को पेमेंट की तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। देन आपने कुछ परचेज़ किया, कुछ खरीदा तो भी एक्सपेंसेस हुआ। देन आपको सेल्स किया तो कुछ पैसे आए तो ये आपका इनकम हो जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंसेस में आता है।
देन आता है लोन फ्रॉम एक्स। आपने एक्स से लोन लिया, तो लोन जब भी लेते हैं तो वो लाइबिलिटी होती है, और जब भी हम लोन देते हैं तो वो असेट साइड में काउंट किया जाता है। मशीनरी, मशीनरी तो हमारा असेट है, आपने देखा होगा कि फिक्स असेट होता है मशीनरी। कैश इन हैंड भी अपना असेट है। तो इस हिसाब से जैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, तो ट्रायल बैलेंस में एंट्री करने में हमें आसान हो जाता है कि किसे डेबिट साइड में रखना है, किसे क्रेडिट साइड में रखना है। क्योंकि हमें पता है कि असेट जो भी है, असेट एंड एक्सपेंसेस, उसको हमें डेबिट साइड में रखना है, एंड जितने भी इनकम एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसको हमें क्रेडिट साइड में रखना है। तो इससे ट्रायल बैलेंस हो जाता है। देन आता है कि डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते समय कुछ डिसएग्रीमेंट आता है, तो वो क्या होता है? तो हमने अभी पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस ट्रांजैक्शन के अर्थमेटिक एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है, करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में शुरुआत से लेकर अंत तक अगर हम प्रॉपर और करेक्ट एंट्री करते हैं तभी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। पर कभी कभी कुछ एंट्री करते वक्त कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जैसे कि कुछ एंट्री करना रह गया या डेबिट साइड की एंट्री क्रेडिट साइड में हो गई, तो फिर यह डिसएग्रीमेंट अराइज होता है और उस केस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने तरह के एरर हो सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पे क्लासीफाई है कि पहला क्लैरिकल एरर होता है और दूसरा प्रिंसिपल एरर होता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्लैरिकल एरर में, इसकी भी 3 कैटेगरी होती है। क्लैरिकल एरर मतलब कि जब भी क्लर्क एंट्री कर रहा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, उस समय उससे कुछ एरर हो गया, कुछ गलती हो गई, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो ये 3 तरह का होता है। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, एंड थर्ड इज़ कंपनसेटिंग एरर। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एरर ऑफ ओमिशन। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन का एंट्री करना भूल जाते हैं या फिर आधा अधूरा एंट्री करते हैं तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है कंप्लीट ओमिशन एंड दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। ठीक है। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मिस्टर ए ने गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से गुड्स खरीदा गया क्रेडिट पे। तो इसकी एंट्री हमने कम्प्लीटली नहीं की, अपने ट्रांजैक्शंस को कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया। मिस्टर ए से क्रेडिट पर कुछ गुड्स खरीदा और उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं की, तो ये कंप्लीट ओमिशन का केस हो जाता है। और जब भी कंप्लीट ओमिशन हो जाता है, तो जब भी आपने एंट्री ही नहीं की तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। देन आता है पार्शियल ओमिशन, दूसरा केस है। अब यही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमने परचेंट जर्नल में कर दी, पर यहाँ पे जो सप्लायर है मिस्टर ए, उसके अकाउंट्स में हमने पोस्टिंग नहीं किया। मतलब जनरल एंट्री हमने कर दी, लेकिन जब भी हमें पोस्ट करना था मिस्टर ए के अकाउंट में वो अमाउंट की हमने परचेज किया, तो उस समय हम भूल गए, तो वो फिर हमने पोस्टिंग नहीं किया, तो ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करने की ज़रूरत है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, पर पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस बनाते समय टैली नहीं हो पाएगा। इट विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप यहाँ पे देखेंगे कि इट विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, पार्शियल ओमिशन। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते समय डिसएग्रीमेंट करता है और नहीं करता है। तो हम एक एक करके सब देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से एरर डिसएग्रीमेंट करते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय, मतलब ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देता है। देन सेकेंड आता है एरर ऑफ कमीशन। सो एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग एंट्री हो जाती है तो एरर ऑफ कमीशन अकर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि अगर आपने करेक्ट अमाउंट को रॉन्ग साइड में एंट्री कर दिया या फिर रॉन्ग अमाउंट को करेक्ट साइड में एंट्री कर दिया, और थर्ड ये बोलता है कि रॉन्ग अमाउंट को रॉन्ग साइड में एंट्री कर दिया, मतलब आपने कुछ परचेज किया। एग्जाम्पल हम देखेंगे नीचे कि कैसे वो हो रहा है। या फिर सब्सिडरी बुक या कुछ लेजर अकाउंट को टोटल करते वक्त कुछ गलतियाँ हो गई, तो वो भी एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। तो यहाँ सबसे पहला आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि ए क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर संजय ऑफ ₹720 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स जनरल बट वाइल पोस्टिंग इन संजय अकाउंट। जब भी देखिए जनरल में आपने एंट्री बराबर की कि 720 रुपये का कुछ सामान आपने बेचा है 720 रुपये का,
लेकिन जैसे ही आप पोस्टिंग करने गए लेज़र में तो वहाँ पे आपने 720 की जगह 270 रुपये लिख दिए, तो ये ह्यूमन एरर हो गया। तो यहाँ पे यह पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ एरर का केस है। यहाँ पे आप देखेंगे पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर रमेश 2000 रिकॉर्डेड करेक्टली। 200 रुपये कैश मिलता है आपको, और आप उसको करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे है कि यह रिकॉर्डिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड का एरर होता है। यहाँ पे आपने क्या किया, पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड ऑफ रमेश अकाउंट में लेजर में पोस्ट किया, जबकि आपको क्रेडिट साइड में करना था, आपने कर दिया डेबिट साइड में। देन आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, इसका मतलब है कि एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक की भरपाई कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि 1000 रुपीज़ का अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का एक एग्जाम्पल दिया है कि रेंट अकाउंट को 1000 रुपये अंडर कास्ट कर दिया गया। इसका मतलब कि रेंट अकाउंट में 1000 रुपये की कम एंट्री कर दी गई और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में 1000 रुपये ज़्यादा एंट्री कर दिया गया। तो जब भी हम टोटल करेंगे तो इसमें कुछ एरर मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है। और ये ट्रायल बैलेंस में इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक अमाउंट दूसरे अमाउंट को कंपनसेट कर रहा है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको डिसएग्रीमेंट नहीं आएगा। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एरर रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, उसके सेकेंड आ जाएगा कि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन तो डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन में होता है क्योंकि उसमें पार्शियल एंट्री किया जाता है। देन थर्ड आएगा कि एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन में भी आपने देखा कि रॉन्ग एंट्री किया जाएगा तो उसमें आता है डिसएग्रीमेंट। देन आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में डिसएग्रीमेंट नहीं आता है। देन आपका ये सेकेंड है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को करेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया, इसलिए ये एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज होता है कि मतलब हमें उसकी जानकारी नहीं है। सपोज कि वेज अकाउंट एक आप हमने बहुत बार देखा होगा कि जब भी फिक्स असेट हम खरीदते हैं, सपोज एक मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी सपोज एक स्कैनर खरीदा, तो स्कैनर खरीदा प्लस उसको अपने प्लेसेस तक जो आपकी ऑफिस है वहाँ तक मंगवाया, उसका खर्चा प्लस उसको इंस्टॉल करवाया आपने पीसी में ताकि आप स्कैन कर सकें, तो उसका खर्चा, टोटल अमाउंट आपको एक साथ ही लिखना होता है। तो मशीनरी अकाउंट में ही आपको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि जो भी स्कैनिंग का इंस्टॉलेशन का चार्जेस था वो आपने वेज अकाउंट डेबिट करके दे दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बराबर से पता नहीं है, तो आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, क्लैरिकल एरर होता है। तो प्रिंसिपल एरर में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने ये दूसरे अकाउंट में एंट्री की है, बट ट्रांजेक्शन का अमाउंट बराबर है, इसीलिए कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। और क्लैरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। ओमिशन में आपको पता है कि कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस में कुछ दिक्कत नहीं आती है, पार्शियल में आती है। देन एरर ऑफ कमीशन जो है, एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग एंट्री हम कर देते हैं, तो ये भी ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमें डिसएग्रीमेंट करता है। देन आपका कंपनसेटिंग एरर है। कंपनसेटिंग एरर में एक अमाउंट दूसरे अमाउंट की भरपाई कर देता है, इसलिए यहाँ पे भी डिसएग्रीमेंट का केस नहीं होता है। देन हम लोग आगे देखेंगे कि लोकेशन ऑफ एरर्स। सो लोकेशन ऑफ एरर में हम देखेंगे कि अब हमने जो है अभी डिफरेंट टाइप्स के एरर देखा, तो अब अगर ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कुछ डिफरेंसेस आता है तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं और उस एरर को लोकेट करते हैं। अगर एरर हो गया तो उसको पहले लोकेट करना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे हुआ है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे कि ऑल डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री कैसे की गई है, टोटल है क्या, चेक दोनों साइड की एंट्री को चेक करेंगे। सेकेंड में हम क्या करेंगे कि रॉन्ग एंट्री कहाँ पे है उसको फाइंड आउट करेंगे। थर्ड में हम क्या करेंगे कि रेक्टिफाई करेंगे कि अब एंट्री तो हो गई तो उसको रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर का मतलब है कि व्हेन लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। देखिए इसमें वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर आपको मिलेगा।
इसमें भी ये होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही कुछ लोकेट हो गया, आपने फाइंड आउट कर लिया एरर, और दूसरा होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला, और तीसरा एक और होता है कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चला। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि वन साइडेड एरर जब भी ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का केस ये बोल रहा है, तो इसकी रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे। इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए जैसे एग्जांपल दिया है कि रेंट 90 रुपया पे किया और आपने 900 रुपया पोस्ट कर दिया। सेकेंड है कि सेल्स रजिस्टर में अंडर कास्ट कर दिया 100 रुपया। अंडर कास्ट का मतलब मालूम है कि हमने 100 रुपये से कमी किया, सपोज 200 रुपये का सेल किया और 100 रुपया लिख दिया, तो या 1000 रुपये का किया और 100 लिख दिया, तो इस टाइप से जो है वो अंडर कास्ट हो जाता है। अंडर कास्ट का एग्जाम्पल है कि हमने दूसरा अमाउंट किया और यहाँ पे 100 रुपये लिखा है, मतलब 100 रुपये से कम लिख दिया हमने। तो थर्ड है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुरेश 200 पोस्टेड इन हिज डेबिट अकाउंट। जब भी अमाउंट रिसीव करते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपने डेबिट साइड में लिख दिया 200 रुपये। सो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे फर्स्ट हम रेक्टिफिकेशन में देखेंगे कि 90 रुपीज़ जो है आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था और उसको आपने पोस्ट कर दिया 900 रुपये से, करेक्ट साइड में ही किया है, बट ये 900 रुपये से आपने कैश अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, इसमें से 90 रुपीज़ आप माइनस करेंगे। सबसे पहले इसमें से 90 में से 900 में से 90 रुपीज़ जब माइनस करेंगे तो 810 रुपये आएंगे। तो 810 रुपये जब आप इसको देखिए यहाँ पे, हेंस हेयर रेंट अकाउंट इज डेबिटेड इन एक्सेस, द एक्सेस डेबिट ऑफ 810 इज़ टू बी रिवर्स। तो 810 रुपया आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसका 810 रुपया आपको एक नरेशन लिखना होगा कि नो एंट्री इज पास एज इट इज़ वन साइडेड एरर। एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, वन साइडेड एरर है तो इसमें सिर्फ एक नरेशन लिखना होता है कि क्रेडिट रेंट अकाउंट विद द वर्ड बाई एक्सेस डेबिट 810 रुपीज़। 810 रुपया से आप इसको क्रेडिट कर देंगे रेंट अकाउंट को, तो आपका ये आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देन इसमें सेकेंड एग्जांपल दिया है, वैसे ही यहाँ पे टू साइडेड देखेंगे। वन साइडेड का एग्जांपल हमने देखा, उसके बाद हम टू साइडेड का देखेंगे। टू साइडेड के केस में क्या होता है कि अंदर टू साइडेड एरर 2 और मोर अकाउंट आर अफेक्टेड एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वली अफेक्टेड। तो मतलब वन साइडेड में सिर्फ एक अकाउंट जो है अफेक्ट हो रहा था, रेंट अकाउंट ही अफेक्ट हो रहा था, बट इसके केस में कोई पर्सनल अकाउंट जैसे राम अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों अफेक्ट होगा, तो ये टू साइडेड एरर कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन लाल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स रजिस्टर 500। तो मतलब इसमें गलती हो गई कि आपने इसमें सेल्स रजिस्टर में एंट्री कर दिया। आपने जब भी गुड परचेज किया तो परचेज में आपकी एंट्री होनी चाहिए थी और आपने यहाँ पे कर दिया सेल्स रजिस्टर में। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले परचेज अकाउंट होगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा इसका। रॉन्ग एंट्री आपने क्या किया, सोहनलाल अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, और इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 500 से और सोहनलाल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। तो इसकी रेक्टिफिकेशन करते वक्त हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट को डेबिट किया, फिर परचेज अकाउंट को डेबिट किया और सोहनलाल अकाउंट को हमने 1000 से क्रेडिट किया। सो यहाँ पे सोहनलाल अकाउंट को 1000 से एंट्री क्यों किया, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आप मुझे 2 पेन देने वाले हैं और आप आए और मेरे से 2 पेन आपने ले लिया, तो उसकी ये गलत एंट्री हो गई। आप तो मुझे 2 पेन देने वाले थे, तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले आप जो मुझसे लिया 2 पेन वो वापस करेंगे और 2 आपको जो देना था वो भी मुझे वापस करेंगे। तो ऐसे 4 हो गया, देना तो था 2, लेकिन यहाँ पे जब भी हमें रेक्टिफिकेशन करना है तो यहाँ पे 4 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो इसके केस में भी 1000 इसलिए हुआ कि सबसे पहले परचेज अकाउंट में 500 की एंट्री करनी थी और सोहनलाल के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना था, लेकिन यहाँ पे सोहनलाल के अकाउंट को आपने डेबिट कर लिया। तो 500 से जब डेबिट कर लिया तो हम क्या करेंगे कि सब उसके अकाउंट को डेबिट किया और उसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था। तो हम सबसे पहले रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे, जो हमने डेबिट किया उसको बैलेंस करेंगे और देन हमें जो उसमें क्रेडिट करना था एक्स्ट्रा 500, वो 500 हम क्रेडिट करेंगे। इसलिए हमें सेल्स अकाउंट को यहाँ पे जो क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट करना पड़ेगा, मतलब इससे 500 से डेबिट करेंगे। और परचेज अकाउंट का करेक्ट एंट्री है कि परचेज को 500 से डेबिट करेंगे और दोनों अमाउंट को हम सोहनलाल के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे।
तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन का केस हो जाता है, टू साइडेड का। देन वैसे ही आप एक केस आता है कि सस्पेंस अकाउंट एंड रेक्टिफिकेशन। अभी बैंकों में प्रैक्टिस में आप देखते होंगे कि सस्पेंस अकाउंट का बहुत यूज होता है। जब भी हमारे पास एक्सेस फंड आता है और हमें पता नहीं चलता है कि ये फंड किसका है या कैसे क्या है, तो उस फंड को हम सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं। तो जब भी रेक्टिफिकेशन करना होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो रेक्टिफिकेशन करना होता है, तो फिर हमें सस्पेंस अकाउंट का केस आता है। सस्पेंस अकाउंट से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ जानकारी नहीं है और पैसे पड़े हुए हैं, तो बाद में जब जैसे ही हम लोकेट करेंगे कि एरर यहाँ पे है, तो फिर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके और हम उस अकाउंट प्रॉपर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट के बारे में यहाँ पे ये बताया है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आपको कुछ डिफरेंस मालूम पड़ता है तो उसको टेम्पररी आप एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। तो फिर इसके भी कुछ रूल होते हैं कि जैसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर ज़्यादा आया, डेबिट साइड का मतलब आपको पता है कि असेट साइड, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज़्यादा अमाउंट आ गया तो उसको हम लोग कहाँ पे करेंगे, आपके बैंक अकाउंट के सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे, क्योंकि ये असेट है, असेट हो गया तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और उसी के अपोजिट में अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कुछ ज़्यादा आ गया तो वो लाइबिलिटी होता है ना, तो उसको हम लोग डेबिट एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। तो उसके बाद एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब भी हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उस समय इसका हम एंट्री कैसे करेंगे, इफ़ एनी बैलेंस रिमेन इन द सस्पेंस अकाउंट, अगर सस्पेंस अकाउंट में कुछ पैसे रह गए हैं फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, तो उस टाइम में इट विल शो इन द बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड। अगर डेबिट बैलेंस रहा तो असेट साइड में दिखाएंगे और क्रेडिट बैलेंस रहा तो उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि जो भी क्रेडिट होता है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, जो भी इनकम वगैरह रहता है वो लाइबिलिटी में काउंट हो जाता है, और जो भी उसका लॉसेस वगैरह होता है तो वो उसके डेबिट में काउंट होता है। तो असेट साइड जो होगा वो डेबिट साइड, उसको हम लोग क्या एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी को हम लोग एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से इसका भी एग्जांपल दिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दिया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हेन बुक्स आर क्लोज। अगर बुक्स क्लोज हो जाता है तो उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो इसमें आपको यही बताने की कोशिश की है कि जब भी फाइनल अकाउंट बनाने के पहले एरर मिल जाती है तो उसकी नेसेसरी रेक्टिफिकेशन कर दी जाती है, और उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का मालूम चल जाता है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये पॉइंट दिया है। लेकिन बहुत बार हमने चेक किया, उसके बावजूद भी हमें गलतियाँ मालूम नहीं चल रही है कि कहाँ पे, पता है कि गलती है बट हमने प्रॉपर चेक किया फिर भी हमें मालूम नहीं चल रही है कि ये गलती है कहाँ, एरर है कहाँ। फिर हम फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन इंडेफिनिट टाइम के लिए डिले तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें बैलेंस शीट के अप्रोप्रिएट साइड में एंट्री कर देते हैं और उस हम लोग फाइनल अकाउंट बना देते हैं। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस जैसे कि कस्टमर या सप्लायर है, यहाँ पे मेंशन है कि पर्सनल अकाउंट का बैलेंस है जैसे कस्टमर या सप्लायर का केस है, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बट इन केस नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात हो रही है, कंपनी को कुछ इनकम आ गया या कंपनी को कुछ पे करना है, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस को क्लोज करना पड़ता है। इसका अमाउंट हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस अगर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सो दैट हम नॉमिनल अकाउंट के एरर को रेक्टिफाई कर सके। जब भी हमें एरर मिलता है तो उसकी रेक्टिफिकेशन फिर हम एडजस्टमेंट अकाउंट जो है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके थ्रू हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो ये एक बार आप देख लीजिए कि इसका समरी कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे कि एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री क्या होता है। एडजस्टिंग एंट्री हमने अभी देखा कि नॉमिनल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ता है अगर वो मैच नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है, तो हमें एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टिंग अकाउंट बना के। तो यहाँ पे यही पे दिया है, ये बताने की कोशिश की है कि फाइनल अकाउंट आर द अकाउंट विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग ईयर। ट्रेडिंग ईयर जो भी करेंट ईयर है वो लास्ट होता है तो हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, और बिजनेस का फाइनल रिजल्ट भी उसी से पता चलता है।
तो फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ सस्टेन कंसर्न, जो भी कंपनी है उसके प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. So all ledger account are balance and then trial balance is prepared from the trial final account. It means trading profit and loss account and balance sheet. आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट को बना के ही हम पता कर पाते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी कैसा है. तो इसमें ये दिया हुआ है कि जब भी हम वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर द फुल पीरियड आर टू बी टेकन इन कंसिडरेशन इफ एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड. मतलब यहाँ पे ये बताया है कि अगर कुछ एक्सपेंसेस है और हमें अभी पे करना है, या कुछ इनकम है जो हमने अभी रिसीव करना है हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसी एंट्री हम आगे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसको एडजस्ट करेंगे, इस एंट्री को एडजस्ट करेंगे. तो यही एडजस्टिंग एंट्री कहलाता है. और ये सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के केस में होता है, पर्सनल अकाउंट तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. देन क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है कि एंड ऑफ द ईच ईयर सारे अकाउंट्स के एक्सपेंसेस एंड इनकम को हमें क्लोज करना होता है, तो उसकी एंट्री को पास करना ही क्लोजिंग एंट्री कहलाता है. The balance of these account are transferred to trading account and profit and loss account. The entry passed to transfer this balance is called closing entry. मतलब हमें फाइनल अकाउंट बनाते समय जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम आए हैं उसको हमें क्लोजिंग एंट्री लगानी होगी, तो उसको हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं. उस प्रोसेस को, उस जो भी हम पास करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री, उसको हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 10. Then we will see in the next chapter capital and revenue expenditure. Thank you so much for watching this video.